पल भर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा सुमन को तो पता ही नहीं था। राघव ने अभी 2 घंटे पहले ही खाना खाया। फिर वह बिस्तर पर ही कागज और पेन लेकर बैठ गया था। उसने सुमन को कहा था कि वह छोटू और वह सो जाएं। उसे कुछ हिसाब लिखना है, उसके बाद ही वह सोएगा। सुमन जब सुबह सोकर उठी तो उसने राघव को उठाना चाहा, लेकिन राघव का शरीर तो ठंडा पड़ चुका था। राघव का लिखा हुआ हिसाब अभी तक रखा हुआ था। कल ही तो वह अपनी सैलरी लेकर आया था। एक कागज में घर के राशन का खर्च लिखा हुआ था और उसके पैसे अलग से रखे हुए थे, और दूसरे कागज में छोटू के स्कूल की फीस के और अन्य खर्चे लिखे हुए थे और उनके लिए रुपए अलग कर दिए थे। राघव आखिरी प्लान बनाकर चला गया। उसने अपने खर्चों का, गाड़ी के पेट्रोल का और जेब खर्च का कोई हिसाब नहीं लिखा था। शायद उसे एहसास हो गया था कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सुमन ने राघव का सूटकेस खोला तो उसमें सारा सामान जैसा रखा हुआ था वैसा ही पड़ा था। एक चीज को राघव बड़े कायदे से सजा कर रखता था। वह थे ऑफिस के कागजात, जिन्हें वह अलग तिजोरी में रखते थे। व्यक्तिगत चीज़ों का एक फाइल थी जिसमें सुमन के नाम और खुद के नाम, शेयरों, निवेश, जीवन बीमा, बैंक में जमा पूंजी के खाते थे। दफ्तर से आते ही वह यह सारी फाइल लेकर बैठ जाता था। कई बार उसके इस काम को देखकर सुमन गुस्से से राघव को डांट भी दिया करती थी। राघव बोलता, यह सब तो हमारे भविष्य के लिए है, हम तीनों के लिए। राघव को प्लानिंग करने की आदत थी। बड़ी प्लानिंग, छोटी प्लानिंग और रोज़मर्रा के चीज़ों की प्लानिंग। प्लानिंग करना ही उसकी आदत बन गई थी। वह कहा भी करता था कि सुमन, बिना प्लानिंग के ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जितने दिन जियो, प्लानिंग करके जियो, अपने अनुसार जियो। जितने दिन जीना है, यह ज़िंदगी बहुत छोटी है और कामों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अपने सोचे हुए काम अगर पूरा नहीं किए तो दिल में मलाल रह जाता है। इसीलिए कामों को चुनना है। जितना ज़रूरी लगे उतना पूरा करो और बाकी को छोड़ो। वे तुम्हारे नहीं हैं, बस वह मोह है और इसी मोह को तुम्हें त्यागना है। सचमुच तुमने मोह को त्याग दिया राघव। अचानक सुमन के मुंह से निकला, तुमने प्लान किया मुझे अकेले छोड़ने का? तुम्हारा ऐसा स्वार्थी प्लान निकला। तुमने तो सिर्फ अपना प्लान किया, मेरी भी जिंदगी की प्लानिंग करके जाते। दफ्तर से आते ही अपने पर्स को राघव इसी सूटकेस में रख दिया करता था। सूटकेस खोलते ही सुमन को वो पर्स मिला। पर्स खोलते ही सुमन को उसमें राघव का एक पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो और उसकी आइडेंटिटी कार्ड मिली, जिसे देखते ही सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं जीवन मरण प्रकृति के हाथ में है, आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। सुमन सोचती है, ये प्रकृति भी कितनी बेईमान है। अभी तो उसकी शादी को सिर्फ 6 साल ही हुए थे। राघव के गले में जयमाला डालते वक्त की यादों को सुमन याद करके सोचने लगी, क्या स्त्री पुरुष का जीवन संबंध इतना क्षणिक भर का होता है? अभी उसने देखा ही क्या था? क्यों प्रकृति ने उसका सुख चैन छीन लिया? उसका कसूर ही क्या है? इस जन्म में तो नहीं तो क्या सचमुच कुछ और जन्म में भी होते हैं? क्या उसके कोई पूर्व जन्म में किया हुआ कोई पाप है? लोग तो यही कहते हैं। सुमन के मम्मी पापा ने उसे समझाया कि बेटी, धर्म और पाप कुछ नहीं है। कौन कहता है कि तुम्हें किसी पाप की सज़ा मिली है? बेटी, इस दुनिया में किसी को फूल मिलते हैं तो किसी को कांटे, और जिसके हिस्से कांटे आते हैं उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील बन जाता है। और जीवन तो एक संघर्ष का नाम है। इसको सहज रूप में लेना चाहिए। जो होना था वह तो हो गया। हिम्मत से काम लो, उठो और अपने को सहज बनाओ। कैसे सहज कर ले अपने को, आपको सुमन? क्या यह दुख एक दिन का है जो सुबह होते ही दूर हो जाएगा, अथवा किसी दवा द्वारा छुटकारा मिल जाएगा? क्या विधवा होने से भी बड़ा कोई दुख है किसी स्त्री के लिए?
एक विधवा का स्थान क्या होता है इस समाज में, वह खूब अच्छे से जानती है। सुमन को अच्छे से याद है, गांव में दूर उसकी एक भाभी हुआ करती थी, जो बाल विधवा हुआ करती थी। लोगों ने उनका सिर मुंडवा दिया था और एक सफ़ेद धोती पहना करती थी। गांव की अंधेरी कोठरी से मंदिर तक का ही उनका संसार था। शादी विवाह के शुभ अवसर पर उनकी उपस्थिति की मनाही थी। उनकी परछाई से भी लोग दूर भागते थे। अब तो सुमन भी एक विधवा है। पति के दाह संस्कार के दिन सुमन सुमन की सास ने उसकी चूड़ियां तोड़कर नदी में फेंक दी थी। बिंदी और माथे का सिंदूर धुल गया। अब वह सुहागन नहीं रही। लोग उससे घृणा करेंगे, घर से और समाज से कटकर रह जाएगी। अब उसका यही हश्न है। क्या वह इस स्थिति को स्वीकार कर ले? नहीं, ये बुज़दिली होगी। वो नए जमाने की लड़की है, वह दुनिया का सामना करेगी। वह गांव की प्रेमा भाभी की तरह नहीं बनेगी। जिंदगी में एक ही हादसा नहीं होता है, और बड़े हादसे होते हैं। तो क्या जिंदगी से हारते चले जाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। सुमन ने पर्स को ज्यों का त्यों मोड़ कर रख दिया। अचानक उसका हाथ सूटकेस की पॉकेट में चला गया। इस पॉकेट में राघव के द्वारा लाई हुई चूड़ियां रखी हुई थी, जो कुछ दिन पहले वह सुमन के लिए लाया था। अब वह इन चूड़ियों का क्या करेगी? किसके लिए पहनेगी? अब कौन देखने वाला है? इन्हें जो लेकर आया वही नहीं रहा। यह सब चीजें तो सुहाग के लिए होती हैं ना। वह तो अब सुहागन भी नहीं रही। उसकी आंखों से फिर आंसू छलकने लगे। कुछ देर के लिए वह निष्क्रिय हो गई। घर का सामान आदि जब भी कभी वह देखने लगती है तो ऐसा ही होता है। घर में उलट पुलट करने की आदत उसकी पुरानी है। राघव बार बार कहा करता था, ये क्या, तुम घर की चीज़ों की उठापटक में लगी रहती हो? क्या तुम्हें और कोई काम नहीं? तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती हो। मैं इस बार पटना जाकर तुम्हारे नए कोर्स की सारी किताबें लाता हूँ। राघव फिर पटना नहीं जा पाया और सुमन की पढ़ाई अधूरी ही रह गई। वह एमए नहीं कर पाई। अब तो और भी कुछ करने का उसका मन नहीं करता। छोटू को स्कूल पहुंचाने का काम आया कर देती है। स्कूल का रिक्शा दोपहर में छोटू को घर पहुंचा जाता है। स्कूल से आती है तो कुछ देर के लिए उसके साथ उसका मन बहल जाता है, लेकिन छोटू के बार बार पूछने पर कि उसके पापा कब आएंगे, वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। राघव के मृत शरीर को जब शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तब छोटू सवाल कर बैठा, क्यों पापा को इस तरह लिए जा रहे हैं? उत्तर में सुमन बोली थी, तुम्हारे पापा की तबीयत रात से ही खराब है ना, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। जल्द ही वह अच्छे होकर वापस आ जाएंगे। 1 महीना गुजर गया, लेकिन सुमन छोटू के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। पिछले साल वह छोटू के साथ छत पर बैठी थी, तब वही सवाल किया था। अचानक सुमन के मुख से निकल जाता है, वह देखो, सबसे बड़ा तारा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही तुम्हारे पापा हैं। जब तुम्हें पापा की याद आए तब तुम इसी तारे को देखकर उन्हें पुकारना। वह सपने में तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इस तरह कितने दिन सुमन छोटू को दिलासा देती रहेगी। कभी कभी वह सोचती रहती है कि इस पहाड़ सी जिंदगी को कैसे काट सकेगी। अब इस जिंदगी में रखा ही क्या है? किस सुख के लिए जिएगी? क्यों ना वह भी मर जाए जहर खाकर, अपनी जीवन लीला खत्म कर दे। 5 वर्ष के बेटे छोटू जो उसकी नज़रों के सामने आ जाता है। नहीं तो उसी दिन जिस दिन राघव का यह हादसा हुआ, वह भी अपना अंत कर लेती। छोटू के लिए ही तो उसको जीना होगा, चाहे जैसे भी जिए, दुख से या सुख से, तानाशाह सहकर या फिर लालछन सहकर। वह औरत है एक विधवा, जिससे समाज बार बार ठुकराएगा, दुत्कारेगा। चल बेटा यहाँ से, अब चल, क्या करेगी यहाँ रहकर? अब अकेली राघव की बीमा और भविष्य निधि आदि का सेटलमेंट दो घर से भी किया जा सकता है। वह मुझ पर छोड़ दे, मैं पटना से ही यह सब काम देख लूँगा। पापा ने उसे साथ जाने की जिद की थी,
सुमन ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वह सोच रही थी कि कितने दिन माँ पापा अपने साथ उसको रख पाएंगे, 5 वर्ष, 10 वर्ष। फिर उसके बाद घर में 2 छोटे भाई हैं। माना उसको बेहद प्यार करते हैं। भाइयों की शादियां होंगी। एक विधवा अनाथ को भाभी असहाय सहज रूप से स्वीकार कर लेगी। उसको उन लोगों के भरोसे ही तो जीना पड़ेगा, गांव की विधवा भाभी की तरह। वह भी जिएगी। माँ ने उसको बहुत समझाया था कि तुम्हारे पापा ठीक ही कहते हैं बेटी, उनकी बातें मान ले, घर चल। हम समझेंगे कि हमारी बेटी कुंवारी है, हम अपनी दुलारी बेटी को पाल लेंगे। माँ कहने को तो कह गई, लेकिन वे खुद इस बात को समझती है कि उनके कथन में जरा भी सच्चाई नहीं है। कोई भी माँ अपनी बेटी को जिंदगी भर नहीं पाल सकती। उसकी ममता, उसका प्यार, उसकी थोड़ी सी जिंदगी तक ही सीमित है। अपना भार बेटों बहुओं पर नहीं थोपा जा सकता। सुमन गांव वाली भाभी की तरह दूसरों की दया पर नहीं जीना चाहती थी। उसने माँ को 2 टूक जवाब दिया, तुम पापा को समझा दो माँ कि वह मेरे लिए अधिक चिंता ना करें। वह खुद ही कितने कमज़ोर हैं। इतनी सोच फिक्र करने से उनकी सेहत और भी खराब हो जाएगी। मैं अपना दुख सहन करना सीख लूँगी। माँ सुमन का जवाब सुनकर माँ की आंखें फटी रह गई थी। फिर उन्होंने सुमन से साथ चलने को नहीं कहा। भैया ने बिंदियों के पैकेट से एक छोटी सी बिंदी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने माथे पर लगा ली। कुछ देर के लिए उसे लगा कि उसने कोई गुनाह किया हो। फिर उसने अपने मन को समझाया, वह गांव वाली भाभी की तरह कभी नहीं बनेगी। बिंदिया तो आंखों ने उसको बड़े प्यार से दी है, उसके पति ने। इन पर तो केवल उसी का अधिकार है। उसकी याद में वे इन्हें हमेशा अपने साथ रखेगी, चाहे लोगों से कुछ भी कहे। यह कड़वे सच की तरह है जिन्हें वे राघव के लिए जिंदगी भर संजोकर रखेगी। बिंदी वाले पैकेट को उसने फिर वापस रख दिया। अचानक उसकी नज़र राघव की कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा भेजे गए उस लिफाफे पर पड़ी जो एक दिन पहले ही उसे मिला था। लिफाफा खोलकर उसने पत्र निकाला और पढ़ने लगी। प्रबंध निदेशक ने लिखा था, राघव के असमय निधन से कंपनी के हम सभी लोग दुख से स्तंभ रह गए हैं। आप लोगों को क्या गुजरती होगी, इस पर हम अच्छी तरह समझते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि राघव की जगह लेकर आप कंपनी की सेवा में आ जाएं। आपका समय भी कट जाएगा और हमें खुशी होगी कि हम अपने पूर्व कर्मचारी के परिवार के लिए कुछ कर सके। सुमन कुछ सोचती रही और फिर उसने फैसला ले लिया कि वह नौकरी जरूर ज्वाइन करेगी। बिना देर किए उसने सूटकेस से साड़ी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। साउथ सिल्क की साड़ी में वो खूबसूरत दिख रही थी। जैसे ही उसने माथे पर बिंदी लगाई, उसे लगा जैसे गहरे अंधेरे के बाद उजाला हो गया हो। राघव का दफ्तर वाला बैग उसने अपने हाथ में उठाया और माँ को कहा, माँ पापा से कह देना मैं उनके साथ नहीं जा सकती। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मैं राघव की कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। माँ सुमन को एक टक देखती है। उसके माथे की बिंदी और चेहरे के बीच भाव को सुमन का वह एक दूसरा ही रूप था जिसे देखकर माँ के मन में कुतूहल के साथ एक अज्ञात भय पैदा हो गया। पता नहीं यह लड़की क्या करेगी, घर बाहर किस प्रकार रहना चाहिए, इसे मालूम नहीं। कुदरत ने उससे शानो शौकत, खान पान, रहन सहन और सामान्य ढंग से जीने का हक छीन लिया है। क्या वह नहीं जानती? नहीं, कुदरत ने ही उसके साथ खिलवाड़ किया है। अब सच सच को छुपाने से क्या फ़ायदा? अपने धर्म और परिवार का ख्याल रखना पड़ेगा। आने दो, आज समझाऊंगी कि मैं उसे एक विधवा को कैसे रहना है और कैसे जीना है। शाम को सुमन जैसे ही अपने दफ्तर से लौट आई, माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया। सुमन बहुत खुश थी। माँ से उससे कहा कि दफ्तर का माहौल उसके अनुकूल है। एमडी से लेकर जीएम, अन्य अधिकारी तथा स्टाफ के सभी सदस्यों से उसको आदर मिला। राघव कंपनी में एजीएम के पद पर था। वही पद सुमन को भी मिली। दफ्तर में एक एजीएम का
एक पद और है जिस पर फिलहाल मुंबई से सतीश ने ज्वाइन किया है। सतीश और राघव ने एक ही दिन नागपुर में कंपनी में ज्वाइन किया था। सतीश से नागपुर में ही सुमन की मुलाकात हुई थी। एक बार राघव ने अपने घर उसे खाने पर बुलाया था। फिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया और दफ्तर में उसे भेंट होने पर पुरानी याद ताज़ा हो गई। उसने राघव की मृत्यु पर काफ़ी अफसोस प्रकट करते हुए कहा, भाभी इस पर दफ्तर में आ गई, अच्छा हुआ। यह सब तो ठीक है, बेटा कंपनी ज्वाइन कर ली है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन तुम इस तरह मत रहो कि लोग तुम पर उंगली उठाएं। तुम्हें रंगीन कपड़े बिंदी छोड़कर सादे ढंग से जाना है। मैंने जैसे अपना हुक्म जारी कर दिया। माँ ऐसा ना कहो, मैं एक विधवा की तरह नहीं जी सकती। मेरा दम घुट जाएगा, मेरा छोटू मर जाएगा। मुझे इन खोखलों बंधनों से उड़ने दो। माँ मैं अपनी ज़िंदगी को अपने बेटे के साथ भरपूर जीना चाहती हूँ। मुझे बल दो, मैं इन बुरे रीति रिवाजों का खुलकर सामना कर सकूं। सुमन ने अपनी विचार रख दी। ये कैसे होगा? मैं मान भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे पापा अपना धर्म या समाज हमें सुख चैन से नहीं रहने देगा। उसकी चिंता तुम मत करो ना। माँ, हमें ढंग से जीने का पूरा अधिकार है। जो धर्म हमें अपने पति से उसकी चीज़ों से अलग कर दे उसे हम नहीं मानते। और यह समाज तो खुद कुरीतियों के दलदल में फंसा हुआ है, उसकी हम क्यों सुनेंगे? हम जैसा करेंगे समाज भी वैसा ही बनेगा। माँ ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। शायद सुमन की बातों का उन पर असर हुआ। वह समझने लगी कि ज़माना अब बदल गया है। नए विचारों का साथ देने में ही भलाई है। वक्त के साथ पुराने पत्ते झड़ते गए और उसकी जगह नए पत्ते मुस्कुराने लगे। सुमन का मन दफ्तर में लगने लगा। वहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों से उसकी दोस्ती बढ़ गई, खासकर सतीश से। एक दिन सतीश को उसने अपने घर पर बुलाकर माँ से मिलवाया। माँ ने उत्सुकतावश उससे पूछ ही लिया कि वह कहाँ का रहने वाला है, उसके घर और कौन कौन है तथा वह किस बिरादरी का है। सतीश ने स्पष्ट शब्दों में माँ को समझाया था कि वह रांची के आदिवासी परिवार से है। उसके घर में माता पिता और शादीशुदा 2 बहनें हैं। वैसे हम भी हिंदू हैं, लेकिन किसी दकियानूसी धर्म या जाति से बंधे नहीं हैं। हमारा परिवार एक साधारण परिवार है। उसमें दुनिया की सभी जातियों और धर्म समाहित हैं। इंसानियत ही हमारी जाति है और वही हमारा धर्म है। बेटा, यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हमारा समाज और धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है। हम इनसे बंधे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, आप लोगों को कुछ नहीं करने वाले तो हम लोग ही हैं। आप बुजुर्ग लोग बस स्वीकारते जाइए। समाज और धर्म में बदलाव अपने आप आ जाएगा। ठीक है बेटा, माँ जी की आपने स्वीकार कर ली बात। फिलहाल बस इतना ही काफ़ी है। सतीश बोलकर जैसे निश्चित हो गया। एक दिन आखिर सतीश ने सुमन के सामने शादी का प्रस्ताव रख ही दिया। सुमन ने कहा, मेरे साथ मेरा 5 वर्ष का छोटू बेटा भी है। सतीश, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? ऐसा क्यों बोलती हो? छोटू तुम्हारा बेटा है तो क्या, वह मेरा भी बेटा है। हमारे लिए एक बच्चा काफ़ी है। अब हमें और ज़रूरत नहीं। मुझ जैसे बच्चे की माँ और विधवा औरत से तुम शादी के लिए तैयार हो गए। सतीश, ये तुम्हारा बड़प्पन है। अरे तुम्हारी तुलना में मेरा बड़प्पन कोई अर्थ नहीं रखता। सुमन तुम जैसे ऊंचे खानदान की लड़की एक आदिवासी से शादी करने को तैयार हो गई। इस पर आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी नाच करेंगी। धर्म, समाज और जातिवाद की कुरीतियों पर जो तुमने कुठाराघात करने का साहस किया है वह प्रशंसनीय है। आखिर दोनों की सहमति मिल गई और एक दिन दफ्तर के सहकर्मियों के साथ दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। माँ ने जाना तो सुमन ने बस इतना ही कहा कि मैं तो मान गई, लेकिन तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं करेंगे और धर्म समाज से तुम्हें ज़िंदगी भर लड़ना पड़ेगा। सुमन माँ के साथ रहने के लिए मान गई। सोचा माँ साथ रहेगी तो पापा ज़रूर आएंगे और किसी भी तरह उन्हें वह मना ही लेगी। यह सोचकर ही सुमन के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ गई।
सुमन ने अपने ऊपर लगने वाले विधवा के ठप्पे का अंत कर दिया। कोई अब आपको उसको विधवा नहीं कह सकता, वह सदा सुहागन हो गई। अब उसकी ओर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।